इजरायल और ईरान के बीच में छिड़ी हुई जंग में पाकिस्तान भी कूदेगा? क्या ईरान को पाकिस्तान परमाणु बम देगा? क्या मिडिल ईस्ट में अब न्यूक्लियर वॉर होकर रहेगा? ये सवाल तब खड़े हो रहे हैं जब ईरान के एक कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य मोहसिन रजाई ने दावा किया है कि इजरायल का हमला और ज्यादा तेज हुआ तो ईरान को पाकिस्तान परमाणु हथियार मुहैया करवाएगा। मोहसिन रजाई ने बातें तब कही हैं जब ईरान पर इजरायल काल बनकर टूट रहा है। ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर चुका है। ईरान के सैन्य ठिकाने और ऑयल डिपो तबाह हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। ईरान हर वार पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान ने ताजा हमला इजरायल के हाइफा में किया, जहां पर हाइफा ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचाया। इस हमले के बाद इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इजरायल अब परमाणु हमला करेगा? क्या मिडिल ईस्ट में अब भयंकर युद्ध होगा? और क्या इस जंग की आग पाकिस्तान तक पहुंचेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी बात। कई खास मेहमान साथ में जुड़ेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कभी भी ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान ने हमसे कहा है कि वो भी इजराइल पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ईरान के पास कई छिपी रणनीतियां और क्षमताएं हैं जिनका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। ईरान के कमांडर का यह बयान तब सामने आया जब ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान के साथ खड़े होने की बात कही थी। जंग की आग को और भड़काने की कोशिश की थी, इजराइल पर हमले की गिदड़ भभकी दी थी। ईरान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। इजराइल के हमले पर पाकिस्तान और ईरान की एक जुबान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि क्या ईरान को पाकिस्तान परमाणु बम देगा?
युद्ध हर दिन के साथ में और ज्यादा भीषण हो रहा है और इस बीच बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। ईरान के 4 खुफिया अधिकारी मारे गए हैं। आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी के ढेर होने की खबर है। आईआरजीसी इंटेलिजेंस डिप्टी चीफ मोहम्मद हसन भी ढेर और QUDS कुद्स इंटेलिजेंस चीफ मोहसिन बाकरी भी मारा गया। कुद्स इंटेलिजेंस डिप्टी चीफ अबू अल फदल भी ढेर हो गया। इससे पहले न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हो जाना या फिर ईरानी कमांडर्स का बड़ी संख्या में मारा जाना और अब 4 और बड़े अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। दावा IDF कर रहा है कि अभी और तबाही ईरान झेलेगा, अभी और बर्बादी ईरान में देखने को मिलेगी और लगातार आम लोगों से, सिविलियन से कहा जा रहा है कि ऐसे इलाकों को छोड़ दिया जाए जहां जो अगले टारगेट पर हैं, जैसे कि सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो या फिर न्यूक्लियर साइट के आसपास अगर लोगों की बसावट है तो उस इलाके को खाली कर दिया जाए। और लगातार ईरान की रीढ़ तोड़ने का काम इजरायल की तरफ से हो रहा है। अब ईरान के 4 खुफिया अधिकारी और मारे जाने की खबर, आईआरजीसी इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी के ढेर होने की खबर, आईआरजीसी इंटेलिजेंस डिप्टी चीफ मोहम्मद हसन ढेर, कुद्स इंटेलिजेंस चीफ मोहसिन बाकरी मारा गया और कुद्स इंटेलिजेंस के जो बाकी अधिकारी हैं उनमें भी अब दहशत देखी जा रही है। मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ गए हैं इन पूरी घटनाओं पर बात करने के लिए, यानी कि इस जंग के हालात पर बात करने के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, विंग कमांडर रिटायर्ड S सिद्धकरण जी मेरे साथ में हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, प्रदीप कपूर जी हैं पूर्व राजनयिक के तौर पर, संजीव श्रीवास्तव जी हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। आप सभी का इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। सबसे पहले अनुज माथुर सर, हम देख रहे हैं हर दिन अटैक और काउंटर अटैक हो रहा है। युद्ध शांत होना तो बहुत दूर की बात है, अभी युद्ध और ज्यादा भीषण होता हुआ नजर आ रहा है और जो ईरान का नुकसान है वो इजरायल के मुकाबले काफी ज्यादा है। फिर भी ईरान, खामेनेई ये दावा कर रहे हैं कि इजरायल को तबाह कर देंगे, कैसे? रचना, जय हिंद। ये जो हर एक क्या होता है जब भी 2 देश युद्ध करते हैं, पाकिस्तान ने भी ऑपरेशन सिंदूर में बहुत दावे किए थे और ये तक कहा था कि हम जीत गए हैं और उनके विक्ट्री मार्चेस निकले थे और उनके असीम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया गया। हकीकत क्या है सबको पता है। मेरा ये मानना है रचना, हकीकत यहां भी सबको पता है। जिस प्रकार का नुकसान ईरान को हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। इतने सारे मिलिट्री कमांडर्स का एक साथ खत्म हो जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है रचना, ये बहुत बड़ा नुकसान है उनका। और उसके अलावा क्या है, देखिए इजराइल का एक यूनिपॉइंट एजेंडा है, 1 सिंगल पॉइंट, और सिंगल माइंडेडली उस पॉइंट के ऊपर वो काम कर रहे हैं और यूनिपॉइंट एजेंडा है परमाणु मुक्त ईरान। वो ईरान को किसी कीमत पे परमाणु बॉम्ब हासिल करने नहीं देंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। या तो उसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए, ये उनको बिल्कुल साफ है। और इसीलिए आप देखेंगे जो जिस प्रकार से हमले हुए, हमने इस बात पे काफी डिस्कशन आपके चैनल पे कर चुके हैं हम लोग कि किस प्रकार से उन्होंने हमले किए, नातांज में क्या हुआ, खोंदाब में क्या हुआ, और ये तमाम जगह पर IAEA की भी कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ये सब हमको पता है। हाँ। देखिए मैं बता रहा हूँ 3 जगह हमला कर रहा है इजराइल और वो 3 जगह है परमाणु संयंत्र, जो उनका हार्डवेयर है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको स्ट्राइक कर रहा है। दूसरा उन लोगों को स्ट्राइक कर रहा है जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रयोग में ला करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब इजराइल को ले आए थे, यानी कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट। इतने न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म कर दिए, इतने होते ही नहीं है किसी देश में। 10-12 न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन्होंने खत्म कर दिए। इनका बहुत ज्यादा, कम से कम 15 वर्ष पीछे चला गया है ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में। और तीसरी चीज जो उनकी सोच है, जो सोच परमाणु सोच है, जो कट्टरवादी सोच है, वो उनकी मिलिट्री लीडरशिप में है, वो उनकी पॉलिटिकल जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं, उस पर लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो जो क्वालिटेटिव नुकसान ईरान का हो रहा है वो कहीं ज्यादा है इजराइल के मुकाबले। अब ईरान जो है वो अलग अलग किस्म की धमकियां देने पे उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो हमला एटॉमिक मदद करेगा। पाकिस्तान रचना USA का पालतू है और कोई ऐसी चीज पाकिस्तान के करने की औकात नहीं है जिसके अप्रूवल USA से नहीं आए। और कोई भी चीज जो कि इजराइल के खिलाफ इस युद्ध में जा सकती है उसका अप्रूवल USA से नहीं आएगा। पाकिस्तान उसने थोड़े अगले ही दिन स्टेटमेंट बदल दिया है उनके ख्वाजा साहब जो भी हैं उनके रक्षा मंत्री ने। तो ये मेरा मानना है कि
पाकिस्तान के पास कोई कोई चारा नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते। अब रहा सवाल, पाकिस्तान ने जो नया एक शगुफा छोड़ा था कि इस्लामिक वर्ल्ड इकट्ठा हो जाए, आज की तारीख में सिर्फ 3 देश जो कि खुल करके कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़े होने का दिखा रहे हैं, वो है रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया। एक भी मुस्लिम देश ईरान के साथ नहीं है। तो ये जो मुस्लिम एकता की और भाईचारा और ब्रदरहुड और ये हुड और वो मुड, और ऐसा होता भी है युद्ध की स्थिति में, बहुत से ऐसे देश हैं जो साथ देने की बात करते हैं या दावा करते हैं, लेकिन असल में जब जरूरत होती है तो कदम पीछे हो जाते हैं। और ये हर कोई जानता है कि आज का युग युद्ध का नहीं है और युद्ध में कोई खुद को झोंकना नहीं चाहता। लेकिन पाकिस्तान पिछले दिनों युद्ध को भड़काने का काम जरूर कर रहा था, फिर परमाणु जो हथियार हैं वो देने का दावा किया गया और फिर उस बयान को पीछे भी ले लिया गया। ये हमने देखा सुना। इन सबके साथ ही इजराइल पर ईरान ने फिर से कर दिया है मिसाइल अटैक। इजराइल के पेटा टिकवा पर यह हमला हुआ है। हमले की खबर है, पेटा टिकवा के रिहायशी इलाकों पर यह हमला ईरान की ओर से किया गया। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। अब अटैक और काउंटर अटैक तो लगातार जारी है। इजराइल कहर बनकर टूट रहा है ईरान पर और ईरान भी पलटवार कर रहा है। हालांकि नुकसान में कहीं आगे ईरान है और फिर भी तबाह और बर्बाद करने की चेतावनी दे रहा है, धमकी दे रहा है ईरान और कह रहा है कि हम कतई परमाणु परीक्षण रोकेंगे नहीं। लेकिन अभी करंट जो सिचुएशन है, एस सिद्धिकरण जी, ईरान तो इस काबिल भी नहीं बचा, इस लायक भी नहीं है कि वो परमाणु परीक्षण को आगे बढ़ाए भी, क्योंकि साइट तबाह हो गई है, साइंटिस्ट लगातार मारे जा रहे हैं, अधिकारियों की जान जा रही है, कितने तो कमांडर मारे गए हैं ईरान में। फिर ये दावे बार बार क्यों? ये तो अपने आप मुसीबत मोल लेने वाली खबर है। और अगर पाकिस्तान युद्ध को भड़काने की कोशिश कर रहा है, परमाणु हथियार तक देने का वादा किया गया, फिर वापस पलट गया, तो इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आप जहाँ पे भी कट्टर इस्लामिक मुल्क जहाँ पे भी हैं, उनको आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो एक नंबर के बेवकूफ निकलेंगे। उनकी किसी चीज की ना औकात होती है, ना वो कुछ पंचर और एसी मैकेनिक बनने के अलावा उनके कौम में कोई कैपेबिलिटी होती ही नहीं है। ये जो मिसाइल की बात कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात है नहीं। थोड़ी सी बारूद आप एक पाइप के अंदर भर दो और उसमें आग लगा दो, ऊपर उड़ जाएगा। आज के डेट में जो टेक्नोलॉजी है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि ये छोटे मोटे दिवाली के ये जो पटाखे जलाते हैं, इससे नहीं काम चलने वाला। ये लोग समझते भी नहीं है। जहां तक पाकिस्तान जैसे मुल्क जो अपने आप को एटमी ताकत समझता है, ये दुनिया से छिपी हुई एक राज है कि उनकी जो एटमी शक्ति है वो यूएस का देन है। उन्होंने खुद से नहीं बनाया। इन्होंने इसमें AQ खान नाम के एक शैतान का नाम जरूर आगे कर दिया, लेकिन वो सब जानते हैं कि ये स्मगल किया हुआ है। लेकिन स्मगल करके आया कहां से? अगर स्मगल करना इतना ही आसान था तो नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे कंट्रीज अभी तक न्यूक्लियर पावर बन गए होते। ये ऐसा क्यों है कि एक मुल्क जो पाकिस्तान है उसमें ऐसी क्या खास बात कि वहां के लोग स्मगल करके ये बना पाए और ईरान जैसा मुल्क नहीं बना पाया? इसके पीछे अमेरिका का षड्यंत्र है, अमेरिका का डीप स्टेट का हाथ है। ये हमें पहले समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अमेरिका मतलब जब चेस खेलता है वो दोनों तरफ बैठ के खेलता है। वो बेशक कुर्सी पे नहीं बैठा होगा, लेकिन दोनों प्लेयर्स के साथ बैठ के खेलता है। यहां पे भी अगर इजराइल हमला कर रहा है ईरान पे, तो वो हमले के जितने वेपन्स हैं वो अमेरिका से आता है और वो टॉक्स कर रहा है ईरान से कि भैया तुम मेरी बात मान लो। और बात क्या है? तुम अपनी जितनी महत्वाकांक्षाएं हैं उन सबको भूल जाओ और जैसे मैं बोल रहा हूं तुम अपने ऑयल को मेरे करेंसी में ट्रेड करो, जिसको मैं बोलूंगा उसको तुम मारोगे। जब उसको इराक के साथ प्रॉब्लम था तब उसने ईरान में तख्ता पलट करके ईरान इराक वॉर छेड़ दिया था वहां पे। तो इसकी जो आप जो संघर्ष जो यहाँ पे देखते हैं, ये एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल का संघर्ष है और हम इसमें वक्त बर्बाद करते हैं कि ये कह के इसने 4 मिसाइल वहां दाग दिए, उसने वहां पे गिदड़बक्की कर दी, तो इसमें हम क्या न्यूक्लियर वॉर होगा? देखिए, न्यूक्लियर वॉर होने वाला नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर डिवाइस है ही नहीं लोगों के पास। अगर पाकिस्तान के पास एटमी बम थे तो उसको डिलीवर करने का जरिया ही नहीं था। ये तो मैंने मतलब 1 महीने पहले एक पोस्ट में लिखा था कि इसका कोई मतलब नहीं है, ये वहां बैठे बैठे दफन हो जाएगा।
और लेकिन यूएस को यह यकीन नहीं था कि इंडिया ऐसा एक कदम उठा सकता है। लेकिन भारत ने भी अभी, अगर मोदी जी नहीं होते और ऐसे निर्णायक कदम नहीं उठाए होते तो हम लोग वही स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन के जो भाषा थी उसी में उलझ के वहीं दफन हो गए होते। तो यहां पे भी यही उभर के आ रहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान अगर न्यूक्लियर पावर बन जाए तो वो किसी की नहीं सुनने वाला। और ये मुल्लों का एक प्रॉब्लम है कि वो ना पढ़ते हैं ना दूसरों को पढ़ने देते हैं और पूरी दुनिया को उनको कब्जा करके वहां पे इस्लाम को ताबिज करना है। ये होने वाला नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर जिसकी धमकी दी जा रही है, चेतावनी दी जा रही है, ऐसा कुछ असल में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इन सबके साथ ही इजरायल और ईरान के बीच में जो जंग चल रही है, जंग के बीच एक बड़ा अपडेट भी है। ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को अब निकाला जाएगा। ईरान से भारतीय छात्रों को आर्मेनिया लाया जाएगा क्योंकि हालात वहां पर लगातार बिगड़ रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री से इस बात को लेकर बात की है। ईरान में 1500 से ज्यादा भारतीय छात्र ऐसे हैं जो कि पढ़ते हैं। अब ऐसे में ईरान जहां पर जगह जगह हवाई हमले हो रहे हैं, इजरायल की तरफ से कहर की तरह वहां मिसाइल और ड्रोन हमला कर रही हैं, अब यहां 1500 से ज्यादा जो भारतीय छात्र हैं जो ईरान में पढ़ रहे हैं उनको निकालने की बात हो रही है। ईरान से भारतीय छात्रों को आर्मेनिया लाया जाएगा और इस पूरी खबर को लेकर भारत सरकार की भी निगाह बनी हुई है और भारत सरकार यानी कि विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आर्मेनिया से इस बारे में बात भी की है। प्रदीप कपूर जी, हमने इससे पहले रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू होते हुए देखा है और फिर वो आज तक जारी है। इसी तरह इजरायल जो गाजा पर कहर बनकर टूट रहा है हमास के खात्मे के लिए, वो भी अभी तक जारी है। ईरान इजरायल का युद्ध अभी हाल फिलहाल में नहीं रुकेगा, इतना तो समझ में आ गया कि लेकिन कितना लंबा खिंचेगा, अब वही सब चीजें दोहराई जा रही हैं। भारत सरकार नजर बना रही है, भारतीय छात्रों को वहां से निकाल रही है। तो ऐसा है रचना जी कि इजरायल अब काफी समय से युद्ध कर रहा है मिडिल ईस्ट में। तो उनको एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है इस समय पे, क्योंकि उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है। तो उनको लड़ना है, उनको जीतना है। तो ये उनका बिल्कुल क्लियर है उनके दिमाग में कि ये युद्ध चलता रहेगा कुछ देर तक, जब तक उनका एग्जिस्टेंस गारंटी नहीं होता है, एश्योर नहीं होता है। अब हमास ने जैसे अपने चार्टर में लिखा हुआ था कि इजराइल का हम सर्वनाश करेंगे, सब ज्यूज को मारेंगे, तो ईरान का भी ये है मकसद कि हम इजराइल को इस धरती से कंप्लीटली वाइप आउट कर देंगे, हटा देंगे। तो वो जब तक इनके ऊपर खतरा मंडराता है तो उन्होंने रुकना नहीं है। अब ईरान जो 2 साल पहले जब हमास का अटैक हुआ अक्टूबर 2023 में, उससे पहले इतना शक्तिशाली दिखाई दे रहा था पूरी दुनिया में। उनके पास हिजबुल्लाह के जो सारे टेररिस्ट थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे, सीरिया उनके कंट्रोल में था। फिर हुतीज जो हैं यमन में, वो उनके इशारे पे हरकत कर रहे थे, जो अटैक करना था जहां पर करना था, नेवी पे, किसी भी शिप्स पे। और उसके बाद हमास था। तो हर तरफ उनका जो कैपेसिटी था बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा था। और अंदरूनी विचार से भी अगर देखा जाए तो उनका न्यूक्लियर कैपेसिटी भी बढ़ता दिखाई दे रहा था। अब सडनली 2 साल बाद सिचुएशन इतना बदल गया है कि एक रेजिम जो इतनी ताकतवर दिखाई दे रही थी, जिसके अगेंस्ट इंटरनल प्रोटेस्ट इतने हो रहे थे, फिर भी वो कहीं पर पहुंच नहीं सक रहे थे, किसी भी सक्सेस पे नहीं पहुंच रहे थे। अब सडनली वो रेजिम इतना वीक दिखाई दे रहा है। उसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं, उसके कमांडर्स मारे गए हैं, उसकी जो डिफेंस कैपेसिटी है वो डिग्रेड हो गई है। एयर रडार सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स सारी डिप्लीट हो गई है। मिसाइल्स के जो उनके स्टॉक्स थे, जो जहां तक कि वो रशिया को सप्लाई कर रहे थे यूक्रेन के खिलाफ, अब उनके पास ही इतना बारूद नहीं बचा। तो हर तरफ से जब देखा जाए तो उनको अब वो बहुत मुश्किल हालात में है इस समय पे। और इजराइल को इस समय पे रुकना कोई कारण नहीं होगा कि वो रुके। भारत तो रुक गया था पाकिस्तान के खिलाफ उस समय पे, जब पाकिस्तान को पूरा डिग्रेड कर दिया था, बट इजराइल नहीं रुकने वाला। और यूएस का जो है मकसद इस वॉर में
कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन किसी भी तरह से वो हासिल ना कर सकें, तो उसको कैसे रोकना है। तो उसके लिए अगर ईरान ने अभी ईरान के खिलाफ जो ब्रिटेन ने और फ्रांस ने और यूएस ने कहा है कि हम इजराइल के डिफेंस सेक्टर में इनको बहुत हेल्प करेंगे और डिफेंसिव कैपेसिटीज में हेल्प करेंगे और इजराइल के डिफेंस के लिए हम मदद करेंगे उनको। तो अगर ये तीनों देश साफ कह चुके हैं कि हम इजराइल को एक्टिवली सपोर्ट करेंगे डिफेंस में, उनके डिफेंस में, तो ईरान के लिए कुछ करना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस ने कहा है अगर ईरान किसी भी अमेरिकन बेस पे या किसी भी अमेरिकन सैनिकों पे हमला करता है तो ये बहुत मुश्किल स्थिति हो जाएगी ईरान के लिए। तो उसमें ईरान ये कदम उठाने वाला नहीं है, क्योंकि जो अभी उनके कुछ न्यूक्लियर एसेट्स बचे हुए हैं, न्यूक्लियर कैपेसिटीज बची हुई हैं पर्दों में, फॉर एग्जांपल, जहां पर पहाड़ के नीचे अंदर काफी डेप्थ में उनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी है, वो सबको अप्रोच करना। अभी जो डिस्कशन हो रहा है कि इजराइल वहां तक पहुंच सकेगा या नहीं, क्योंकि जो खबर यहाँ पर आ रही है वॉशिंगटन में कि जो वहां के अली खमैनी हैं उनको मारने से नेतान्याहू को अमेरिका ने रोक दिया था। अब बाकी जो उनके एनरिचमेंट फैसिलिटीज हैं उनके काफी नुकसान तो पहुंच गया है, बट काफी अभी तक उनके सेफ है, क्योंकि काफी अनअप्रोचेबल है। वो जो बॉम्ब्स हैं, जो कैपेसिटी है बॉम्ब्स की, वो केवल अमेरिका के पास है। अगर अमेरिका बीच में उतर आया वॉर में तो फिर वो डिग्रेड करना और उसको डिस्ट्रॉय करना आसान हो जाता है। अब अमेरिका तो इस जंग में कूदा भी है। पहले तो अमेरिका ने सीधे ईरान को ये चेतावनी भी दी कि परमाणु समझौते पर मान जाओ या तो फिर तबाही का अंजाम देखने के लिए तैयार रहो। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रिएक्शन भी कल सामने आया। उन्होंने कहा कि ईरान और इजरायल के बीच में युद्ध बहुत जल्द शांत होने वाला है, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने टाइमलाइन नहीं बताई। हालांकि आजकल जिस तरीके से ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं या फिर वो अपने बयानों से पलट जाते हैं, भारत पाकिस्तान वाले टेंशन के टाइम पर भी जो उन्होंने सीज फायर को लेकर बयान दिया, तो लोग रिलाय कम कर रहे हैं, भरोसा कम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ही इजरायल डिफेंस फोर्स का बड़ा दावा सामने आया है। ईरान के 30% मिसाइल लॉन्चर्स खत्म कर दिए गए। ईरान के 120 से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर्स को खत्म कर दिया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। ईरान जो कि बार बार ये नुकसान झेल रहा है और बड़े पैमाने पर झेल रहा है, यानी इजरायल ये जानता है कि कहां चोट करनी है, कहां दर्द सबसे ज्यादा होगा, कहां नुकसान सबसे ज्यादा होगा। हालांकि वैसे वर्षा ईरान भी इजरायल पर हमले कर रहा है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए तो ईरान कहीं ज्यादा नुकसान में है। आप जरा सोचिए, 120 से ज्यादा ऐसे मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो कि नष्ट कर दिए हैं, और आईडीएफ ने ये वीडियो भी जारी करके बताया है कि ये नुकसान कितना बड़ा है और ईरान को कैसे चोट पहुंचा रहा है आईडीएफ। संजीव श्रीवास्तव जी, इजरायल जो कि पहले ही गाजा में कहर बरपा रहा है, यानी कि एक जंग के हालात पहले से आईडीएफ देख रही है, अब यहाँ ईरान के साथ भी सीधी टक्कर, ये तो 2 फ्रंट वॉर हो गया। इजरायल क्या पीछे हटेगा या यूं ही जारी रहेगा? बेंजामिन नेतन्याहू की सोच तो यही कह रही है, अब शायद लंबा खिंचेगा। देखिए रचना जी, इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाइयां की जा रही हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है, जो कि डे 1 से वहां मौजूद है। और 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास नामक आतंकी संगठन ने जो हमला किया था इजराइल के ऊपर, जाहिर है कि वो ईरानियन प्रॉक्सी है, और ईरान और ईरानियन प्रॉक्सीज ने इजराइल को जो टारगेट करने की साजिशें रची और इजराइल को पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में आइसोलेट करने की, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को तोड़ने की, और जो अब्राहम एकॉर्ड्स को साइन हो जाने के बाद जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही थी उसको पूरी तरीके से डीरेल कर देने की, डिसरप्ट कर देने की जो साजिशें थी, उसके खिलाफ इजराइल जो भी लड़ाई लड़ रहा है, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो ताकत है उसके साथ डे 1 से खड़ी है। और पूर्वी भूमध्य सागर में जो अमेरिका ने अपनी पूरी मिलिट्री माइट वहां पर तैनात कर रखी थी, तत्कालीन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इजराइल को पूरी मदद उस 7 अक्टूबर के बाद दी है। और आज यदि इजराइल इतने बड़े एक्शंस ले पा रहा है तो उसके पीछे अमेरिका की ताकत है। अमेरिका आज भले से ये ना कहे ओपनली कि वो इस पूरे इजरायली एक्शन में शामिल नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि ये अमेरिका के गो अहेड के ऑर्डर्स के बाद, और न सिर्फ गो अहेड का ऑर्डर्स बल्कि जो कोलैबोरेशन, जो बिहाइंड द कर्टेन्स जो स्ट्रेटजीज इत्यादि हैं, वो सभी दोनों ने ही मिलकर बनाई है। और जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यदि आप बयानों को देखें
तो वो अब ये कह रहे हैं कि अभी भी इसराइल के पास, ईरान के पास समय है कि वो ये न्यूक्लियर डील को लिए तैयार हो जाए। और रचना जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि यदि ईरान ने इसके बाद से फिर से अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को कहीं आगे बढ़ाने की कदम उठाए, और इसराइल को और अमेरिका को इस बात का असेसमेंट हुआ कि अभी भी ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता है, जैसा कि IAEA ने अपनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में ये बात पाई थी कि ईरान जो है IAEA के ऑब्लिगेशंस को मतलब पूरा नहीं कर रहा है और वो यूरेनियम एनरिचमेंट को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। तो इस हमले के बाद यदि फिर से ईरान ने कुछ ऐसा किया, हालांकि उसकी शक्ति काफी डिग्रेड हुई है, ये सच है, लेकिन फिर भी अगर उसने अपने इंटेंशंस को दिखाया और जिसकी डीप अंडरग्राउंड जो फैसिलिटीज है, जहां पर रियल एसेट्स रखे हुए हैं, उस पर भी बड़ी कार्रवाई इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी सीधे सीधे कर सकते हैं। और ये ईरान के ऊपर अब युद्ध का क्या स्वरूप है वो ईरान के ऊपर निर्भर करेगा। ईरान ने यदि न्यूक्लियर एम्बिशंस में अपनी लगाम नहीं लगाई और न्यूक्लियर एसेट्स को आगे लगने की तरफ बढ़े, तो जाहिर है कि इजराइल जो है डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को ये भी तो ऐसा ही लग रहा है जैसे ईरान खुद और बारूद के ढेर पर बैठने के लिए तैयार है। समझाया गया, हिदायत दी गई, चेतावनी दी गई, लेकिन बावजूद इसके ईरान ना समझ रहा है ना मान रहा है। लेकिन इन सब के बीच ही एक और बड़ी तैयारी ईरान की सामने आ रही है, मोसाद में सेंधमारी की। और अभी ये जो बड़ा अपडेट है, मोसाद की जासूस को फांसी देने से जुड़ा हुआ है। ईरान ने इस्माइल फिक्री को फांसी दे दी है। इजराइल के लिए ये जासूसी का काम करता था। दरअसल ईरान की तरफ से कोशिश ये है कि मोसाद के जितने भी जासूस हैं जो यहाँ ईरान में रहकर जासूसी कर रहे हैं या फिर ईरान के खिलाफ काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसी प्रताड़ना दी जाए या खुलेआम ऐसी फांसी दी जाए जिससे कि बाकियों में भी दहशत हो। और वही उसने शुरुआत कर ली है। इस्माइल फिक्री नाम का ये जो शख्स है मोसाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और इजराइल के लिए जासूसी करता था। ईरान ने ये बड़ा कदम उठाया है और ये मोसाद में सेंधमारी के तौर पर यूं भी देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान की ये कोशिश है कि मोसाद से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाए, उन्हें अपने एजेंडे में इस्तेमाल किया जाए, उनसे उल्टा इजराइल की जासूसी करवाया जाए। और इजराइल में घुसपैठ की कोशिश की तैयारी भी ईरान की है। जिस तरीके से अभी तक की खबरें हैं, अनुज माथुर सर, क्या ऐसा हो सकता है जो ईरान स्ट्रेटेजी बना रहा है और जिस तरीके से सरेआम फांसी दे दी है? रचना, मैं आपको एक बात बताता हूं बिल्कुल क्लियर। मोसाद दुनिया की सबसे ज्यादा प्रोफेशनल और सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंटेलिजेंस एजेंसी है। और मेरा ये मानना है वेरी फर्मली, आपको मैं कितनी चीजें हम गिन के देख सकते हैं। यू रेड ऑन एंटीबी 4000 मील दूर युगांडा में जाकर के युगांडा की पूरी एयरफोर्स खत्म करके और अपने लोगों को बचा के ले आना, इस्माइल हानिया को खत्म कर देना, पिन पॉइंटेड अटैक, पूरी हिजबुल्लाह की हायरार्की को खत्म कर देना, नसरल्लाह को खत्म कर देना, हमास की पूरी लीडरशिप को खत्म कर देना, और अब ईरान के जितने सारे उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, सीनियर मिलिट्री कमांडर, सबको खत्म कर देना, ये वो मोसाद है। और ये मैं बता रहा हूं, ये करना पड़ेगा। ईरान भी इस बात को समझता है। रचना, दो चीजें हैं ईरान इजराइल की फोर्सेस के पास आज की तारीख में। सबसे बड़ी उनका एडवांटेज है, एक उनको क्वालिटेटिव कॉम्बैट ओवर मैच है वो ईरान के मुकाबले। ईरान के जो आप देखें क्या किस प्रकार के उनके पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, कोई किसी बात का असर F-35 पे, F-16I पे या F-15 पे नहीं पड़ रहा है इनका किसी भी चीज का। पहली बात तो क्वालिटेटिवली हर मायने में इजराइल जो है वो कहीं ज्यादा ऊपर है ईरान से। दूसरी बात, सबसे बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर जो इजराइल का है वो है मोसाद। ये मोसाद पिछले 20 सालों से, बल्कि उससे भी ज्यादा टाइम से ईरान में काम कर रहा है लगातार। इसी वजह से आप देखेंगे कि कैसे एक कमरा चुन के आप इस्माइल हानिया को ऐसे समय खत्म कर देते हो जबकि वहां पर शपथ ग्रहण चल रहा है आपके राष्ट्रपति का, 82 देशों के हेड्स ऑफ नेशन है, अर्थात आपकी सिक्योरिटी क्वालिटी की उस टाइम पर रही होगी। उस समय वो मैसेजिंग थी, उसको पहले आगे पीछे भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये बताया कि आप कितनी भी वो ताकतवर क्यों ना हो, तो ये वो मोसाद है। और मुझे नहीं लगता 2 आदमियों को फांसी देकर के या 4 आदमियों को टॉर्चर करके वो इनको किसी प्रकार से काम कर सकते हैं। और मैं बताता हूं आपको रचना, ये पुराने इतिहास से ये बात चली आ रही है कि हम एक दूसरे की जासूसी करते हैं और जासूस को काउंटर जासूस और ये और वो, ये तमाम चीजें चलती रहती हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मोसाद में डेंट लगाना कोई आसान काम नहीं है। ईरान के बस की बात तो डेफिनेटली नहीं है, आप ये याद रखें, पहली बात। दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए
अब जब हम बात करते हैं कि एक परमाणु मुक्त ईरान चाहिए इजराइल को और अमेरिका को, ये बात बिल्कुल सही है। अब आप इन चीजों को कनेक्ट करिए। अब हम जो बातें कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने में, उन बातों को अभी कनेक्ट करें, डॉट्स को जोड़ने का टाइम आ गया है। क्यों उन्होंने सीरिया में उस एक आतंकवादी, सीरिया में रिजीम चेंज करा और एक आतंकवादी, सो कॉल्ड आतंकवादी को बना करके प्रेसिडेंट उसके साथ बातचीत करी। आज वही सीरिया इजराइल को एयर स्पेस यूज करने की इजाजत दे रहा है। ये दिस वाज द एम। क्यों पाकिस्तान को आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से लोन मिल रहा है लगातार? क्योंकि इसकी जो प्लानिंग है, ऑपरेशन राइजिंग लायन की प्लानिंग सिंदूर से 4 महीने पहले से चल रही है, और उस समय से इन्होंने ये निर्णय ले रखा था कि पाकिस्तान को चुप करने की आवश्यकता है, तो पाकिस्तान के भीख के कटोरे में टुकड़े डालने की जरूरत है। तो वो टुकड़े अमेरिका ने इस वजह से ज्यादा डाले थे कि वो ईरान को काउंटर करना चाहता था, ना कि उसको भारत से कोई परेशानी है। ये बात भी और समझने की, सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो इजराइल की इंटेलिजेंस है, आप उस पर, मेरे हिसाब से उस पर शक करने की अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है रचना। और उनको 2 आदमी को फांसी देना और 4 आदमी को टॉर्चर करने से मोसाद की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और यानी आप कह रहे हैं कि प्लानिंग एक धरी की धरी रह जाएगी, और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया कि कैसे उन डॉट्स को अब कनेक्ट करने की बारी है। इन सब के साथ ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप को मरवाना चाहता है ईरान। साथ ही साथ नेतन्याहू का दावा यह भी है कि मुझे भी मारना चाहता है ईरान। ट्रंप का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है, ट्रंप को सबसे बड़ा दुश्मन ईरान मानता है, और वो ट्रंप को भी मारना चाहता है, और खुद के लिए भी कहा कि वो मुझे भी मारना चाहता है। ईरान को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने जो सोच है वो सामने रख दी है। साथ ही साथ आपको हम बार बार बता रहे हैं कि इजराइल की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरान को धमकी तो दी ही जा रही है। सीधे तौर पर ट्रंप ने भी ये ईरान को कहा कि या तो पीछे हट जाओ, या तो समझौते के लिए तैयार रहो, या फिर तबाही वाला अंजाम झेलने के लिए तैयार रहो। और इन सब के बीच ही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप को और मुझे मरवाना चाहता है ईरान। सिद्धकरण जी, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आ रहा है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, और क्या सच में इतनी बड़ी हिमाकत कर सकता है ईरान? अनम्यूट कीजिए खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। चाहत तो ईरान और सारे इस्लामिक मुल्क में यही है कि वो पूरी दुनिया पे कब्जा कर ले। उसके लिए अगर मतलब ट्रंप को मारो या ट्रंप के मतलब किसी और को मारो, ये सब इनके मन में चलते रहते हैं, और ये ख्याली पुलाव पकाते रह सकते हैं। देखिए, एक बात है कि मन में एक चीज सोचना, उसका प्लान करना, उसका एग्जीक्यूट करना, जैसे इजराइल करता है। इजराइल ने जाके ईरान के घर के अंदर घुस के उनके जनरल्स के फ्लैट्स तक को तबाह कर दिया है। मतलब ये है कि अगर आप एक कम्युनिटी में रहते हैं, आज ईरानियन गवर्नमेंट में अगर आप हैं, तो आपके आस पड़ोस वाले बोल देंगे कि भैया आप यहाँ कुछ दिन के लिए यहाँ मत रहो, कहीं और चले जाओ, क्योंकि पूरे इमारत के लिए खतरा है। मतलब यहां तक नौबत आ चुकी है। तो ये सोचना समझना इन सब चीजों का कोई मायना नहीं है। जैसे जनरल साहब ने बताया है कि देखिए, मामले की तह तक हमें पहुंचना बहुत जरूरी है, और ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि जब तक आप एक किताब को लेके उसको पूरे दुनिया पे थोपने की कोशिश करोगे, और जब तक एक मुल्क आज के दुनिया में ये कहेगा कि मैं दूसरे के जीने का हक को छीनूंगा, तो उस मुल्क का रहने का कोई वजह नहीं बनता। ये चाहे आप पाकिस्तान ले लो, ये चाहे ईरान ले लो। लेकिन इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो ओआईसी कंट्रीज हैं, उसमें से कोई ये नहीं चाहता कि ईरान जो है वो एक एटमी ताकत बने। मतलब उनमें ही इतना बंटवारा है, कोई ये खुल के नहीं सामने आ रहा। देखिए, उनको स्टेटमेंट तो देना पड़ता है, तो स्टेटमेंट तो देते हैं, लेकिन खुल के कोई ना पैसा देता है इनको, ना हथियार देता है, ना मुजाहिद देते हैं। पहले तो कम से कम मुजाहिद जाते थे। जब सोवियत संघ ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया था, तब पूरी दुनिया से मुजाहिद इकट्ठा होकर वहां जाके लड़ाई लड़े थे। आज के डेट में वो मुजाहिद वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। मतलब जब तक उनको लगे कि चलो ठीक है, 3-4 लोग इधर उधर से चले गए तो चले गए, वरना एक कंट्री के तौर पे पूरी जो इस्लामिक जो उम्मा जो बोलते हैं, वो एकजुट नहीं है। वो खुद अंदर से बटी हुई है, और बटी इसलिए हुई है
क्योंकि शिया सुन्नी को नहीं देख सकता, अहमदिया को नहीं देख सकता, और उनमें वन अपमैनशिप इतना है, और मोर होलियर देन दाऊ वाली जो एटीट्यूड है वो इनमें इतनी ज्यादा है। और ऊपर से इन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट और 50% की अपनी आबादी को इन्होंने दबा के रखा है। जो महिलाएं हैं उनको बुर्के में बंद कर रखा है, ना वो पढ़ सकती हैं ना वो कुछ और कर सकती है। देखिए, जब आज के डेट में जब ह्यूमन इंटेलेक्ट इतना वैल्यू कमांड करती है, तो आप औरतों को घर के अंदर नहीं रख सकते। आप 1500 साल पुरानी वाली जो मानसियत है, जो मतलब जिनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, उसको लेके आज आप एक देश नहीं चला सकते। ईरान के अंदर अब अगर आप चले जाएंगे तो इजराइल से ज्यादा बगावत वहां पे उनकी महिलाएं कर देंगी। बट वो लाचार हैं, मजबूर हैं। लेकिन ये जो उनकी जो नेतृत्व पे जो हमले हो रहे हैं, जिसके वजह से वो खुद डर के बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं ये एक सिचुएशन जरूर पैदा होगा कि वहां इंटरनल रिबेलियन बहुत जल्दी आ सकता है। क्योंकि जितना उनकी आबादी को उन्होंने दबा रखा है। देखिए, 1979 से पहले जब वहां पे शाह रूल करते थे, ईरान वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स इन द मिडिल ईस्ट। लेकिन जब से ये तख्ता पलट हुआ है, जब से ये फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस ने कंट्री को टेक ओवर किया है, तब से उनकी तबाही शुरू हुई है। फिर उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं। अभी उनके पास हथियार है नहीं, लेकिन बस मिसाइल्स को लेके वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। अब जब एयर सुपीरियरिटी इजराइल ने एस्टैब्लिश कर दिया ईरान पे, इनकी मैं बता रहा हूं बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च करने की क्षमता भी इनसे छीनी जाएगी अगले एक हफ्ते के अंदर। तो ये लॉन्च क्या करेंगे? मतलब इनको मैच बॉक्स लेके लोगों को पैदल चलाना पड़ेगा सऊदी के डेजर्ट के थ्रू इजराइल में घुसने के लिए, और वैसी जंग तो आजकल होती नहीं है। तो ये जितनी जल्दी इन चीजों को समझ जाए, ये इनके लिए अच्छा है। ये यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिफॉर्मेशन की जरूरत है इनकी मानसिकता में। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे सीरिया हो, और या चाहे जॉर्डन हो, या चाहे लेबनान हो, या गाजा हो, ये सब मुल्क यही चाहते हैं कि इजराइल को तबाह कर दो। और जितना आप ये ऐसे सोचते हो, उतना इजराइल और मजबूत निकलता है। ये हनुमान के पूंछ में आग लगाने वाली बात है। ये जितनी जल्दी समझ जाए कि आप पूंछ में आग लगाओगे तो आपकी पूरी शहर जल जाएगी। तो ये आग से खेलने का काम इनको बंद करना पड़ेगा। इनको मतलब ये सोचना पड़ेगा कि हमें भी जीना है, दूसरों को भी जीने देना है। अरे भगवान के बीच में ये क्यों तुम उतर रहे हो? भगवान अगर इतना ही बड़ा है, वो अपना मसला खुद ही सॉल्व कर लेंगे कि कौन बड़ा है। आप अपनी जिंदगी देखो ना। एक तो आप कहते हो कि अमन परस्त लोग हैं, और दूसरा 24 घंटे या तो आपके बेल्ट में बम होता है या कहीं और होता है। दिखावटी बातें हैं। इन सब के बीच ही एक बड़ा अपडेट भी इजरायल और ईरान तनाव के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। पीएम मोदी कह रहे हैं ये युद्ध का युग नहीं है, मानवता के लिए शांति और स्थिरता की जरूरत है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष पर पीएम मोदी ने चिंता जताई है। ये युद्ध का युग नहीं है। जरा सुनते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने चिंता व्यक्त की है। इनका नकारात्मक प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं है। हम दोनों मानते हैं कि यह युद्ध का युग नहीं है। संवाद से समाधान और स्थिरता की बहाली, ये मानवता की पुकार है। मेडिटरेनियन क्षेत्र के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी हमने बात की। हम सहमत है कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर से क्षेत्र में शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात बार बार वैश्विक तौर पर बता चुके हैं, जता चुके हैं कि आज का युग युद्ध का नहीं है। लेकिन प्रदीप सर, भारत ये जानता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जानते हैं, लेकिन कुछ देश हैं जो समझते नहीं। आपस में टकराव लगातार बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं न सिर्फ वो देश बल्कि उनसे जुड़े हुए जो देश हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब एक बात समझाइए, अगर अमेरिका की बात
नहीं टालेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकता है, वो जो हम कह रहे हैं परमाणु हथियार ईरान को देकर या सपोर्ट करके, तो दूसरी चीज ये भी तो देखे ना कि ईरान के सपोर्ट में चीन है और चीन के हाथ की कठपुतली है पाकिस्तान। फिर तो ऐसा है रचना, ये जो सारा खेल हुआ है पहलगाम के बाद, उसमें अमेरिका ने कोशिश की है कि पाकिस्तान को अपनी तरफ कंट्रोल में कैसे रखना है। तो पहले उसके लग रहा था कि दोनों का जो कंट्रोल है पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान तो एक बिकाऊ देश है, एक देश है जो फेल्ड स्टेट की तरफ दौड़ते जा रहा है, अभी फेलिंग स्टेट उसको कह सकते हैं। तो फेलिंग स्टेट को बचा के रोक के अमेरिका ने IMF के लोन दिला के, फिर वहां से वर्ल्ड बैंक के $40 बिलियन 10 साल में लोन दिलवा के, ऊपर से सारा जो क्रिप्टो करेंसी का कंट्रोल है वो अमेरिका ने अपने हाथ में कर लिया है। जो वहां पर जो रेयर अर्थ या जो गोल्ड है या जो मिनरल्स हैं उसके लिए उन्होंने अपना एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, रियल एस्टेट में एग्रीमेंट्स कर लिए हैं। तो इसमें उन्होंने जो वहाँ के आसिम मुनीर हैं उसको अपनी तरफ झुकाव में ले लिया है काफी हद तक। तो उसमें कंट्रोल अभी जो लग रहा है कि अमेरिका का है उनके डिसीजन मेकिंग पे काफी हद तक। तो अभी इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान को कोई भी कदम उठाना बहुत मुश्किल रहेगा, करीबन नामुमकिन रहेगा। चीन भड़काने की कोशिश भी करेगा, बट पाकिस्तान में हिम्मत नहीं होगी कि वो कुछ बोलने के अलावा कुछ हरकत कर सके, कुछ एक्शन ले सके। ये अभी बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। और जो भारतीय स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर ईरान में, उनको गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट, जो हमारी भारत सरकार है, भारत की बहुत ज्यादा क्षमता है। हमने देखा है यूक्रेन में, देखा है 20,000 बच्चों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को बाहर निकालना, कैसे युद्ध विराम करवा के दोनों देशों में। तो अभी यहाँ से भी आर्मेनिया ले जाना भारत करवा लेगा। तो भारत को इजराइल और ईरान के बीच में इस समय पे कह तो दिया है प्राइम मिनिस्टर ने कि युद्ध का समय नहीं है, बट अगर ये थोड़ा और आगे बढ़े तो उसमें जो ईरान का नुकसान होगा और जो उनकी कैपेसिटी है न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाने की, वो डिग्रेड होगी और भी ज्यादा, और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छा रहेगा। जी ठीक है, आप रहिए मेरे साथ में। ये जाहिर सी बात है, ये बाकी देश समझ रहे हैं, लेकिन ईरान और इजराइल शायद इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि युद्ध रुकना चाहिए और युद्ध से किसी का भला नहीं हो सकता। इन सब के साथ ही ईरान की मिसाइलों को नष्ट करने का एक वीडियो है जो सामने आया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ये वीडियो जारी किया है। ईरान के हथियार लदे हुए ट्रक पर हमला कर दिया गया। पश्चिमी ईरान से तेहरान की ओर जा रहे ट्रक पर यह हमला किया गया है। देखिए उसकी तस्वीर भी सामने आई है जो कि IDF के जरिए ही जारी किया गया है। पश्चिमी ईरान से तेहरान की ओर जा रहा था ये ट्रक, उसी पर हमला किया। ईरान की मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया, यानी कि ट्रक को खास तौर से निशाना बनाया गया मिसाइलों को नष्ट करने के लिए। और कैसे इस धमाके के बाद सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, ये IDF ने वीडियो जारी करके बताया है और ये दिखाया भी है कि ताकत क्या है, और ताकत का एहसास ईरान को बार बार करवा रहा है इजराइल। संजीव जी, ये जो वार पलटवार है ये लगातार जारी है और अब इजराइल तो पहले से ही युद्ध में बड़ा नुकसान झेल चुका है, ईरान को ये बड़ी चोट पहुंचा रहा है। ईरान और इजराइल के अटैक में क्या फर्क आप देख रहे हैं? क्योंकि जितने एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल बहुत सोच समझ के साथ, स्ट्रेटजी के साथ में अटैक कर रहा है ताकि ईरान को सबसे ज्यादा चोट और नुकसान पहुंचे, जबकि ईरान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, मोसाद में घुसपैठ कर लें या वहां से इनमारी कर लें, ऐसे ख्वाब जरूर देख रहा है। देखिए रत्ना जी, इजराइल ने ये जो ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करने का जो प्लान्स है वो बहुत पहले से बना करके रखा हुआ, और ये जो तैयारी है ये महीनों की नहीं, मैं वर्षों की मैं कहूँगा। और ये जो प्लानिंग है वो समय समय पर उस तरीके की जो बयान है, जो इस तरीके की चेतावनियां हैं, वो इजराइल भी और अमेरिका भी लगातार जारी करते रहे हैं। और आज का चाहे वो अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या कल का बाइडेन प्रशासन रहा हो, उसके पहले का जो ट्रंप और ओबामा प्रशासन, बुश प्रशासन, सभी जो US एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं और इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता बार बार दोहराई है कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इसके लिए इजराइल ने बहुत पहले से ये तैयारियां कर रखी हैं। और इजराइल को जब ये मौका मिला, एक स्ट्रेटेजिक उसको अपॉर्चुनिटी मिली, जब IAEA की बैठक हुई
और अमेरिका और ईरान के बीच में जो नई डील को लेकर के जो बातचीत चल रही थी उसमें भी कोई सब्सटेंशियल प्रोग्रेस आउटकम्स नहीं आ रहे थे। तो ऐसे में जब ये के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि ईरान अपने इन्रिचमेंट को तेज कर रहा है, तो ऐसे में इस अवसर का लाभ उठाते हुए, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाते हुए ईरान ने इजराइल ने अपने जो भी प्लान ऑफ एक्शन था उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और बड़ा हमला कर दिया। और ये जो हमला था वो संभावित था, वो होना था। जैसे कि हम आपके चैनल्स पे लगातार वर्षों से इस बात को डिस्कस करते रहे हैं कि ये जो इजरायली एक्शंस हैं ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, वो कभी भी हो सकते हैं। जिस दिन ईरान ने ज्यादा बड़े कदम उठाए वो हमला होगा। और अभी तो ये हमला मैं मानता हूं कि इजराइल ने ही किया है, लेकिन यदि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट नहीं किया और यदि फिर से वो बड़े कदम यूरेनियम एनरिचमेंट की तरफ उसने बढ़ाए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ बढ़ाए, तो अमेरिका भी इसमें सीधा शामिल होगा, मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। और जो अमेरिका के जो अर्थ पेनिट्रेटिंग जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जो कि बहुत ही गहराई तक जा करके फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखते हैं, वो कैपेबिलिटी अमेरिका के पास है। और अमेरिका जाहिर है कि इसी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप ने ये चेतावनी दी है ईरान को कि अभी भी आपके पास थोड़ा समय है, अभी भी आप संभल जाइए और ये नया जो डील है जो हम कह रहे हैं आपसे करने के लिए, वो आप कर लें। और यदि आप इसको बंद नहीं करते हैं और ये फर्दर कोई कदम उठाते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहें। और मेरा ऐसा मानना है कि अमेरिका की चेतावनी जो है वो ईरान को गंभीरता के साथ लेनी होगी। और यदि ईरान इसके बाद भी कोई दुस्साहस करता है तो वो अपने जो डीप अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एसेट्स हैं, लेकिन दुस्साहस वो बार बार कर रहा है और न जाने उन देशों के दम पर कर रहा है जो वक्त आने पर साथ देंगे भी या नहीं देंगे उसके चांसेस ज्यादा हैं। इन सभी के साथ ईरानी कमांडर के दावे को पाकिस्तान ने खारिज कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान जो परमाणु हथियार देने का दावा कर रहा था, ईरान को परमाणु हथियार देने के दावे को खारिज किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है। इस्लामाबाद ने परमाणु हथियार देने की बात नहीं कही है। यानी पहले पाकिस्तान युद्ध को भड़काता है, फिर गाहे बगाहे खबर सामने आती है कि ईरान के सपोर्ट में है और परमाणु हथियार देगा इजरायल के खिलाफ, लेकिन फिर सफाई देनी पड़ती है। ख्वाजा आसिफ सामने आते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई दावा पाकिस्तान ने नहीं किया। जिस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आ रही है, हालांकि अनुज माथुर सर आपने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाला ये दावा, उस पर सफाई पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। मतलब कतई गुंजाइश तो ये ना समझे ना कि अगर ईरान इजरायल के बीच में ये युद्ध भड़कता है तो पाकिस्तान डायरेक्टली ईरान के साथ आने का दम भी रखेगा, शायद नहीं रख पाएगा। रचना, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही आप बता रही हैं। मैं एक चीज और मैं आपको उस पर कमेंट करने की बात कर रहा हूं कि आपने ये कहा था कि चीन भी तो उनका दोस्त है। चीन जो है खुद अपनी जेब से उनको उधार दे सकता है, लेकिन IMF से फंड नहीं दिलवा सकता। चीन वर्ल्ड बैंक से फंड नहीं दिलवा सकता। चीन उनकी और किसी प्रकार से मदद नहीं कर सकता। चीन का इंटरेस्ट पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अपना जो इन्वेस्टमेंट है, 60-70 जितने बिलियन ट्रिलियन उसने इन्वेस्ट किए हुए, वो है। ये बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान को भी ये पता है कि चीन में और अमेरिका में क्या अंतर है और अमेरिका उनके साथ क्या कर सकता है और चीन उनको क्या दे सकता है। तो ये बात बिल्कुल साफ है। मैंने जो शब्द प्रयोग किया था, हालांकि मैं माफी चाहता हूं शब्द के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका का पालतू है और उसके कुछ भी कहे बगैर पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं लेता। ये तो अब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सिर्फ बिकाऊ है, जो ज्यादा लालच दे दे, जो खरीद ले, पाकिस्तान वहां बिक जाता है और चीन बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कुछ करता नहीं।